फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने सामाजिक विज्ञान में हमारा जो प्रथम अध्याय था उनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय दूसरा, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक। पहला जो अध्याय था वो था स्वर्णयुगीन भारत, स्वर्णकालीन भारत, यानी उस समय भारत पर सिर्फ और सिर्फ भारतीयों का ही शासन था। लेकिन उसके बाद में भारत के अंदर स्थिति कैसे हुई? संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। क्यों? क्योंकि आसपास के जो विदेशी थे उन्होंने भारत पर आक्रमण करना है वो शुरू कर दिया और इस प्रकार भारतीयों ने उनका प्रतिरोध किया। तो आज हम इस अध्याय के अंदर संघर्षकालीन भारत 1206 के अंदर जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना से लेकर के 1757 ईस्वी जिसमें प्लासी का युद्ध हुआ था वहां तक हम है वो इस अध्याय में है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की बात करें तो भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना हुई थी 1206 में। कब हुई थी? 1206 के अंदर। और ये कहां तक, इसका जो कालक्रम है वो 1206 से लेकर के 1526 यानी पानीपत के प्रथम युद्ध तक, यानी जब बाबर भारत में आया और उसने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी 1526 ईस्वी में, उसके बाद में भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की है वो संप्रभुता रही थी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ में इसमें सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के अंदर जिस वंश ने अपनी नींव डाली वो था गुलाम वंश। कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 के अंदर हुई। कब हुई? 1206 में। अब हम विस्तार से इसको पढ़ेंगे कि जो गुलाम वंश है इसकी स्थापना किसने की, इसके अन्य नाम क्या है, इनको किस प्रकार से ये गुलाम वंश आया कहां से, इसका संस्थापक कौन था और वो संस्थापक था वो आगे किसका सेनापति था या कौन था। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानकारी है वो ले लेते हैं। तो गुलाम वंश जिसका अन्य नाम था दास वंश या फिर यामिनी वंश या फिर इसको बोलते थे इलबरी। ठीक है, गुलाम वंश के 3 अन्य नाम थे, दास वंश, यामिनी या फिर इलबरी। तो सबसे पहले गुलाम वंश के अंदर जो गुलाम वंश का जो संस्थापक था, इसकी जो स्थापना की थी वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नाम ध्यान से सुनिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने 1206 के अंदर गुलाम वंश की स्थापना है वो की थी। अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था इसके बारे में आपको कहानी बताता हूं कि भारत के अंदर मोहम्मद गोरी ने है वो आक्रमण किया था और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय अजमेर का जो शासक था वो था पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन मुख्य रूप से इतिहास के अंदर 2 आक्रमण की, विशेष रूप से जो आक्रमण थे वो 2 आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है। जिसमें पहला जो आक्रमण हुआ वो 1191 के अंदर हुआ, दूसरा जो हुआ वो 1192 के अंदर हुआ लगातार। तो 1191 के अंदर जो हुआ उसको बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। क्या बोलते हैं? तराइन का प्रथम युद्ध। ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, तो इनमें जीत किसकी हुई? इसके अंदर जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और मोहम्मद गोरी का ये दास था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गोरी के साथ में था। तो मोहम्मद गोरी ने जैसे ही पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, युद्ध के लिए उसे चुनौती दी, दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान और इनकी सेना के आगे गोरी है वो टिक नहीं पाया और एक ऊंचे घोड़े से नीचे गिरने लगा। तभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने घोड़े को संभाल करके और गोरी को उसके ऊपर बिठा करके और उस रणभूमि से इसको दूर ले जाकर इसकी जान है वो बचाई थी। तो इसी कारण गोरी को इस कुतुबुद्दीन ऐबक पर है वो विश्वास बढ़ गया और इस प्रकार ये इसका विश्वास पात्र दास बन गया। फिर क्या था? फिर ये हुआ कि मोहम्मद गोरी ने 1 साल की लंबी तैयारी की और 1192 में भारतीय सीमा पर वापस आकर के धमका और पृथ्वीराज चौहान को वापस युद्ध के लिए चुनौती दी।
फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने अब की बार भी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा, लेकिन कुछ भारतीयों ने ही मोहम्मद गोरी के साथ में हाथ मिला दिया था और अंदर की जानकारी है वो मोहम्मद गोरी को दे दी थी, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान तराइन की द्वितीय युद्ध में 1192 में जो युद्ध हुआ वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में घर के भेदी जो मोहम्मद गोरी को पूरी जानकारी दे दी थी पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इस कारण पृथ्वीराज चौहान को द्वितीय युद्ध के अंदर है वो हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध भी किसके बीच में हुआ था, गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, लेकिन इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को है वो हार का सामना करना पड़ा। फिर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान और इनके बचपन के सखा थे चंद बरदाई, नाम सुना होगा चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद बरदाई, दोनों को बंदी बना लिया और मोहम्मद गोरी इनको अपने साथ अपने देश लेकर है वो चला गया। फिर क्या किया इसने, मोहम्मद गोरी का ये विश्वास पात्र दास बन गया। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गोरी भारत के विचित्र प्रदेशों को यहाँ छोड़ करके जब वो अपने देश जा रहा था तो उसने क्या किया, मोहम्मद गोरी ने भारत के जितने भी उसके द्वारा जीते हुए प्रदेश थे उनको किसको दे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया, उनको सौंप दिया कि भारत के अंदर यहाँ की सत्ता है वो अब तुझे संभालनी है, क्योंकि वो इसका विश्वास पात्र था इसलिए। ठीक है, फिर आगे आपको मैं ये कहानी भी बता देता हूं कि पृथ्वीराज और चंद बरदाई को लेकर के जब वो अपने देश में गया, वहां पे उनको जेल में रखा गया, कई प्रकार की यात्राएं इनको दी गई और अंत के अंदर एक दिन बातों बातों के अंदर जैसे ही उनको पता चला, चंद बरदाई ने उनको मोहम्मद गोरी को इस प्रकार से बात बताई कि पृथ्वीराज चौहान है वो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है, निपुण है। तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि मुझे भी इसकी जो कुशलता है वो देखनी, इसकी निपुणता है वो देखनी कि ये इसको कितना आता है, इसको कितना आता है शब्द भेदी बाण चलाना। फिर क्या था, आयोजन किया गया और वहां पे पृथ्वीराज चौहान को धनुष और बाण दिए, आंखों पे पट्टी, वैसे उनकी आंखें तो फोड़ दी गई थी, और कहा कि अब है वो शब्द भेदी बाण है वो चला। तब चंद बरदाई पास में थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वीराज चौहान आज मौका मिला है, इसके बाद में मौका मिलने वाला नहीं है, इसलिए यदि मार सको तो आज तुम मोहम्मद गोरी को मार सकते हो, वरना बाद में ये मौका वापस मिलने वाला नहीं है। और चंद बरदाई ने कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहा था कि 4 बांस 24 गज, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। क्या कहा, मतलब मैंने संकेत में कहा, एक पंक्तियों के माध्यम से कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अब की बार चूकना मत, यदि अब की बार चूके तो फिर मौका हाथ में आने वाला नहीं है। और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान समझ गए और उन्होंने एक ही तीर से मोहम्मद गोरी का छीना है वो छीन दिया। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी को उनके ही घर के अंदर जाकर के उनको है वो मार दिया था। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई कि ये आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, और मोहम्मद गोरी ने जब भारत के अंदर जो विजित प्रदेश थे जिसने वो प्रदेश जीते थे, वो प्रदेश उनका राजा बना दिया था, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर गुलाम वंश की स्थापना की। क्यों गुलाम वंश, क्यों, क्योंकि ये पहले से गुलाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आगे शासक आएगा वो गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का आगे जो आएगा वो कौन था, बलबन। तो ये सब गुलाम एक दूसरे के गुलाम थे, इस कारण इस वंश का नाम पड़ गया गुलाम वंश। तो इसके अन्य नाम हमने पढ़े, दास वंश भी बोलते हैं, यामिनी वंश, इल्बरी वंश। और जो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 के अंदर ये राजा बना। हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज कि ऐबक मोहम्मद गोरी का विश्वास पात्र दास था। ठीक है, ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश का संस्थापक, यानी ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। कब की, 1206 के अंदर। 1206 ईस्वी के अंदर गुलाम वंश की नींव डाली, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये तुर्क जनजाति से संबंधित था। कई बार सवाल आ जाते हैं, 1 नंबर के सवाल आते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति से था, तो वो था तुर्क जनजाति से। ठीक है,
आगे हम पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन के बारे में कि ये बचपन के अंदर इस निशापुर के अंदर एक काजी कौन होता है? जिस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर होते हैं उनको पंडित बोलते हैं, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के अंदर जो धर्म गुरु होते हैं उनको काजी बोलते हैं। तो काजी ने दास के रूप में इसको शुरुआत में है वो खरीद लिया था। बचपन के अंदर ही निशापुर में एक काजी ने है वो दास के रूप में इस कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया था। अब दास के अंदर क्या होता है? दास का मतलब ये नहीं कि भाई कपड़े धोना या होटल के अंदर कई काम करना, इस प्रकार जरूरी नहीं कि ये ऐसा ही दास का काम हो, नहीं। दास यदि अच्छा योद्धा है, यदि उसे सैन्य कला आती है, सैन्य संबंधित उसे जानकारी हो, तो उसे सेना की सहायता के लिए या सेना के रूप में भी उसका उपयोग है वो किया जा सकता है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी जो राजधानी थी वो कहाँ बनाई? वो लाहौर को बनाई। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। उसके बाद में हमें जानकारी मिलती है कि सुल्तान की उपाधि धारण किए बिना ही शासन किया था इसने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि सुल्तान की उपाधि से तात्पर्य है कि जब कोई भी मुस्लिम शासक बनता था, राजा बनता था, तो उनको उनके जो खलीफा होते थे, क्या होते थे? खलीफा, जो उनके बड़े सम्राट होते थे या बड़े धर्मगुरु होते थे, उनके धर्म के खलीफा, तो उन खलीफाओं से इनको परमिशन लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। और जब खलीफा ये उनको परमिशन देते तब ये अपने आप को सुल्तान है वो घोषित करते थे, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं ली थी और बिना सुल्तान की उपाधि धारण किए ही इन्होंने है वो शासन किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के अंदर एक अच्छी आदत थी और वो थी दान देने की, यानी दानी प्रवृत्ति के कारण ये एक नाम से विख्यात था, उपनाम से उसका नाम क्या रखा गया? लाख बख्श, लाखों बख्शना, लाखों दान देना, ठीक है ना। दानी प्रवृत्ति के कारण उनके अंदर ये एक अच्छा गुण था और इस कारण उनको लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। तो सवाल आ सकता है कि किस भारतीय शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो आपका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर हम पढ़ते हैं कि ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, वैसे 2.5 दिन का झोपड़ा ये झोपड़ा नहीं है, ये एक मस्जिद थी। क्या थी? मस्जिद। उसका है वो निर्माण करवाया था। तो मैं आपको बता दूं कि 2.5 दिन का झोपड़ा इससे पहले क्या था? एक संस्कृत विद्यालय था। क्या था? संस्कृत विद्यालय था। और उसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने उसका है वो निर्माण करवाया था। इस 2.5 दिन के झोपड़े की जगह ये पहले क्या था? यहाँ पे एक संस्कृत स्कूल था, संस्कृत विद्यालय था, ठीक है। तो ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद है, उसका निर्माण कराया था। उससे पहले यहाँ पे संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। लेकिन बाद में ऐबक ने इस स्कूल को है वो तोड़वा दिया, ठीक है, इस विद्यालय को तोड़वा दिया और यहाँ पे किसका निर्माण करवाया? मस्जिद का। और उस मस्जिद का नाम क्या रखा? 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे हम पढ़ते हैं कि कुतुब मीनार, जो आप जानते हैं कुतुब मीनार वर्तमान में भी है और बहुत प्रसिद्ध भी है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली के अंदर। तो कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। इसकी जो प्रथम मंजिल थी, कुतुब मीनार की जो प्रथम मंजिल थी, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो ये आपके सवाल कई बार आ चुका है एग्जाम में कि कुतुब मीनार की प्रथम मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जबकि इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, क्योंकि इसके बाद में इसकी डेथ हो गई थी और उसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। तो ये कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, ये आपको पता है। इसके बाद में जो ये कुतुब मीनार है ये किसकी याद में बनवाई गई थी या किसके नाम पर? जैसे कुतुब मीनार तो नाम से ऐसे कि हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कुतुब मीनार है वो इनके जो सूफी संत, एक बड़े प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा बख्तियार काकी। पूरा नाम क्या था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये उस सूफी संत का नाम था। उनकी स्मृति के अंदर, उनकी याद में इस कुतुब मीनार का है वो निर्माण करवाया गया था और उनका नाम ही था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उनकी याद में इन कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है इसका है वो निर्माण करवाया गया था। आगे हम पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 ईस्वी के अंदर चौगान, वर्तमान के अंदर जिसको पोलो कहते हैं,
जैसे घोड़े पर चढ़ करके एक नीचे गेंद पड़ी हो तो उसको ऐसे डंडे से मारना, जिसको पोलो कहते हैं, वो चौगान वर्तमान का जो पोलो है उसके समान ही था, घोड़े पे चढ़ करके और फिर उसको खेला जाता था। तो 1210 ईस्वी में चौगान वर्तमान में जो पोलो है उसके समान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी है वो मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर करके कुतुबुद्दीन ऐबक की है वो मृत्यु हो गई थी। तो सवाल आ सकता है कि किस भारतीय शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय या चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके है वो हो गई थी? तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन शासक बना? आराम शाह। इसका जो पुत्र था वो शासक बना, जिसका नाम था आराम शाह। ये 1210 के अंदर तुरंत है वो शासक बन गया। जैसे क्योंकि इसकी मृत्यु हुई एक एक्सीडेंटली दुर्घटना के अंदर हो गई, तो अचानक दुर्घटना में मृत्यु होने पर अगला शासक बनाया गया आराम शाह को 1210 के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही 1210 ईस्वी में ये शासक बना तो जो इल्तुतमिश था, जो इस कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, उसने क्या किया? इस आराम शाह की हत्या कर दी और हत्या करके क्या किया? खुद है वो शासक बन गया। लेकिन आपको एक और जानकारी बता दूं कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन के क्या लगता था, यानी इनके रिलेशन क्या था? ये इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। क्या था? दामाद, जमाई, ठीक है ना। और यूं समझे तो इल्तुतमिश के आराम शाह क्या लगते थे? साले साथ लगते थे। लेकिन हुआ क्या कि राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए उस समय रिलेशन इतने है वो मायने नहीं रखते थे और इसलिए इल्तुतमिश ने आराम शाह को है वो मार डाला। तो ये कुछ समय के लिए शासक बना, इसके बाद में इल्तुतमिश शासन करने लगा। तो ये आराम शाह आराम से आए और आराम से चले गए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो मैंने जो ये पॉइंट लिखवाए, यदि ये पॉइंट आपने आराम से समझे तो आपको बस एक बार समझने से ही आपको ये आराम से और स्पष्टली आपको याद हो जाएंगे। तो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद में आराम शाह को पढ़ा, और आराम शाह के बाद में हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं कि इल्तुतमिश ने क्या किया? आराम शाह की हत्या करके ये खुद है वो राजा बन गया। ये राजा बना कब? 1210 के अंदर, और 1210 से 1236 ईस्वी तक इसने है वो शासन किया। तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और अगला उत्तराधिकारी भी था। किसका दामाद था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली सल्तनत या जो मुस्लिम साम्राज्य था भारत के अंदर जो दिल्ली सल्तनत या जो मुस्लिम साम्राज्य था, उसका वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। वैसे दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो कितना था? 1206 से 1210 ईस्वी तक ही था। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 साल थे, और 4 साल के अंदर वो इतना विकास नहीं कर पाया, वो इतना कार्य नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद में जैसे ही इल्तुतमिश शासक बना तो इसने है वो इसकी वास्तविक सत्ता को संभाला और दिल्ली सल्तनत या जो मुस्लिम साम्राज्य था उसका वास्तविक संस्थापक बना, यानी इसने इसमें विस्तार किया, उसका विकास किया। आगे खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की। हमने पहले पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिना सुल्तान की पदवी धारण की है वो शासन किया था, लेकिन इल्तुतमिश ने खलीफा से, जो इनके खलीफा होते हैं, उनसे सुल्तान की पदवी प्राप्त की और उसके बाद में वो शासन किया। इसने अपनी राजधानी लाहौर से बदल करके किसको बनाया? दिल्ली को बनाया। अब इसके पीछे भी कारण है कि इसने दिल्ली को राजधानी क्यों बनाया, लाहौर पे ही, वहाँ पे ही इसने शासन क्यों नहीं किया? वहाँ पे इसने इसलिए शासन नहीं किया कि वहाँ पे लाहौर के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह थे उनके चाहने वाले ज़्यादा थे, उनके पक्ष में ज़्यादा थे। यदि ये वहाँ पे शासन करता तो इनको है वो शासन करने नहीं देते। इस कारण इसने लाहौर को छोड़ करके दिल्ली को अपनी राजधानी है वो बनाया। और ये पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, पहला भारतीय शासक था जिसने सर्वप्रथम दिल्ली को है वो अपना राजधानी है वो बनाई थी। फिर आगे पढ़ते एकता प्रथा चलाई। इल्तुतमिश ने क्या किया? एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा क्या होती है कि इल्तुतमिश ने जो जमीन खाली पड़ी थी उन जमीनों को जमींदारों को दे दिया और
जमींदार उस पर है वो उन जमीनों को बोएंगे और बदले में राजा को टैक्स देंगे। जमीन के बदले में, भूमि के बदले में टैक्स देना, ये थी एकता प्रथा। ठीक है, तो ये किसने शुरू की? इल्तुतमिश ने। क्यों शुरू की? क्योंकि उस समय राज्य के अंदर आर्थिक स्थिति है वो अच्छी नहीं थी, तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, मजबूत हो, इसलिए इसके दिमाग में ये उपाय आया और इसने एकता प्रथा है वो शुरू कर दी। यानी जो जमीन खाली पड़ी थी उनको है वो जमींदारों को दे दिया और उसके बदले में इनको है वो टैक्स दिया जाता था राजा को। दूसरा इसने काम किया, तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, क्या है तुर्कान ए चहलगानी? तुर्कान ए चहलगानी क्या था मैं आपको बताता हूं। 40 अमीर तुर्क सरदारों का दल। इल्तुतमिश ने क्या किया कि 40 अमीर, जिसके अंदर सेनापति, सैन्य शक्ति से निपुण, जो राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, हर प्रकार के जो सरदार थे, 40 सरदार, उनका एक दल बनाया, टीम बनाई और उसका नाम रखा क्या? तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, अब इन तुर्कान ए चहलगानी की मदद से इसने क्या किया? इस इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, उनके जितने भी चाहने वाले थे, उनके जितने भी पक्ष में थे, उनके जितने भी पक्ष में जो भी बोलता था, उन सबको है वो क्या कर दिया? इन्होंने इनकी मदद से है वो मार डाला। उनको है वो जो भी उनके पक्ष में बोलते थे उनको सफाया कर दिया उनका। तो इस प्रकार इन्होंने तुर्कान ए चहलगानी का है वो गठन किया था, जिसके अंदर 40 अमीर तुर्क सरदार है वो उनका दल था। आगे हमें पढ़ते हैं इनके बारे में कि इल्तुतमिश 1226 के अंदर इसने रणथंभौर को जीत लिया। 1223 के अंदर मालवा के अंदर जो भिल्ला दुर्ग था उस पर भी अपना अधिकार है वो जमा दिया। यानी ये रणथंभौर तक आ चुका था, मालवा के अंदर भिल्ला दुर्ग को जीत लिया और ग्वालियर और जालोर पर भी इसने अधिकार कर। ये हमारे यहाँ तक भी अधिकार है वो इसने कर दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने। आगे हमें जानकारी मिलती है कि चंगेज खां के आक्रमण से राज्य को सुरक्षित रखना, यानी इस इल्तुतमिश के शासन काल में मंगोलिया का शासक चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया था। किस पर? भारत पर है वो आक्रमण किया था। तो क्यों आक्रमण किया था ये भी बता देता हूं कि आक्रमण करने का कारण था ख्वारिज्म शाह का बेटा था मंगबरनी। क्या नाम था? मंगबरनी। ख्वारिज्म शाह का बेटा था मंगबरनी और मंगबरनी ने चंगेज खान से वो दुश्मनी मोल ले ली। तो वह वहां से भागता हुआ आ गया भारत के अंदर। तो भारत के अंदर आया तो चंगेज खान के जो सैनिक थे वो उनका पीछा करते करते इसके पीछे आए भारतीय सीमा तक। फिर हुआ ये कि भारत के अंदर आया तो उन्होंने चंगेज खान के जो सैनिक थे, सेनापति थे, उन्होंने जानकारी भिजवाई इस इल्तुतमिश के पास में कि हमारा एक अपराधी है वो आपके देश में आया है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया कि इसको शरण नहीं दी, मंगबरनी को शरण है वो नहीं दी। यदि वो शरण देते तो चंगेज खां है वो भारत पर आक्रमण कर देते। ठीक है, तो इस प्रकार इसको शरण न दे करके इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता को दिखाया और अपने देश को है वो बचाया, अपने राज्य को सुरक्षित रखा। तो ये बात थी ख्वारिज्म शाह के बेटे मंगबरनी की। उसके बाद में इल्तुतमिश के बाद में जो अगला शासक बना वो था रुकनुद्दीन फिरोज। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज। ये है वो इल्तुतमिश के बाद में है वो राजा बना। इल्तुतमिश के बाद में ये तो राजा बना, लेकिन इल्तुतमिश ने जो अपना अगला उत्तराधिकारी था वो किससे घोषित किया था? रजिया सुल्तान को घोषित किया था। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश के जितने भी बेटे थे, जैसे ये रुकनुद्दीन फिरोज था, बहराम शाह था, मसूद शाह था, नासिरुद्दीन महमूद था, ये सब क्या थे? ये अयोग्य शासक थे। इनमें शासन करने की क्षमता नहीं थी, योग्यता नहीं थी। इस कारण इनके पुत्र होते हुए भी इन्होंने अपनी बेटी को है वो शासिका बनाया, इसका अगला उत्तराधिकारी है वो घोषित किया। तो फिर क्या हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज को वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह कौन राजा बना? रजिया सुल्तान। ये अगली शासिका बन गई 1236 के अंदर। 1236 से 1240 इसने सिर्फ 4 साल तक इस संघर्षमयी शासन किया है, वो भी संघर्ष में चला इसका शासन। तो ये भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी।
ये सवाल आज तक चल रहा है और इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। फिर क्या था कि जैसे ही रजिया सुल्तान शासिका बन गई तो क्या हुआ, ये अपने पिता की तरह पुरुषों की तरह शासन करना इसने शुरू कर दिया। इसने कूबा पहनना शुरू कर दिया। कूबा का मतलब होता है चोगा, जो यहाँ से कंधों से लेकर के पैरों तक, जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, जोधा अकबर सीरियल आते हैं उसमें देखा होगा कि अकबर जो पहनते हैं यहाँ से लेकर के पैरों तक, उसको बोलते हैं कूबा। और कुल्हा का मतलब होता है टोपी, सिर के ऊपर टोपी जो पहनने आती है उसको बोलते हैं कुल्हा। तो इसने पुरुषों की तरह चोगा पहनना शुरू किया और टोपी पहननी शुरू कर दी और पर्दा प्रथा थी उसको त्याग दिया, पर्दा हटा दिया और इस प्रकार ये पुरुषों की तरह दरबार में आती थी। इस कारण क्या हुआ कि इनके दरबार के अंदर, दरबार बोले तो इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया तुर्कान चहलगामी के जो सदस्य थे, अमीर तुर्क सरदार थे, उन्होंने इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो उनके दरबार के अंदर दो गुट हो गए, एक पक्ष के और एक विपक्ष के। तो यानी उनको ये पसंद नहीं था, उन अमीरों को ये पसंद नहीं था कि वह एक स्त्री के आगे, एक औरत के आगे सलाम करे, सजदा करे, पाबोश करे, ऐसा उनको कोई पसंद नहीं था। इस कारण वे इन रजिया सुल्तान को इस गद्दी से वो हटाना चाहते थे और इन्होंने हटाने के लिए 40 अमीर तुर्क जो सरदार थे या जो अन्य भी सरदार थे, उन्होंने क्या किया, उसको हटाने के लिए इन्होंने एक कार्य किया। तो उससे पहले मैं आपको बात बता देता हूं कि रजिया सुल्तान ने एक अबिसिनिया का निवासी था जिसका नाम था जमालुद्दीन याकूत, उसको अश्वशाला का प्रधान बना दिया। किसका? अश्वशाला का। देखो ये पोस्ट होती ना, ये पद था, एक बड़ा पद था उस समय, ये जो पद था एक बड़ा पद था। तो रजिया सुल्तान ने अश्वशाला का प्रधान किसे बना दिया? जमालुद्दीन याकूत को। और ये कहाँ का निवासी था? ये अबिसिनिया का निवासी था। तो जो 40 अमीर तुर्क थे वो नाराज हो गए। क्यों नाराज हो गए? क्योंकि इस पोस्ट पर उनके किसी चाहने वाले को उन्होंने नहीं है वो बिठाया, जबकि किसको बिठाया? जमालुद्दीन याकूत ने। जबकि 40 अमीर तुर्क जानते थे कि रजिया सुल्तान ने इसको क्यों बनाया, क्योंकि रजिया सुल्तान का इसके साथ में, याकूत के साथ में क्या था? प्रेम प्रसंग था, ये इससे प्रेम करते थे, इस कारण इसको है वो अश्वशाला का प्रधान बना दिया। तो जैसे ये बात 40 अमीर तुर्क सरदारों को पता चली तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये जो अल्तुनिया है भटिंडा का है, कहाँ का शासक था? भटिंडा। ये अल्तुनिया जो भटिंडा का शासक था उससे हाथ मिलाया और अल्तुनिया से कहा कि आप है वो इस रजिया सुल्तान और याकूत को मार डालो। तो अल्तुनिया ने क्या किया, सरहिंद पर एक दंगा करवा दिया और उस दंगे को शांत करवाने के लिए रजिया सुल्तान ने याकूत को भेजा और याकूत को वहां पे है वो अल्तुनिया ने मार डाला। फिर रजिया सुल्तान को भी अल्तुनिया ने बंदी बना दिया, कई दिनों तक ये बंदी रहे। फिर रजिया सुल्तान ने क्या किया, जिस अल्तुनिया ने इसको बंदी बनाया था उसी के साथ में इसने विवाह कर दिया। किसने? रजिया सुल्तान ने। और विवाह करने के काफी समय के बाद में जो बहराम शाह है, उस बहराम शाह ने वहां से जब ये वापस आ रहे थे, जब अल्तुनिया से भटिंडा से ये वापस आ रहे थे अपने राज्य में, अपने राजधानी में, तो बहराम शाह वो गद्दी पर बैठ चुका था और बहराम शाह ने इन दोनों को, अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान थे, इन दोनों को है वो बीच में इनकी हत्या करवा दी। एक तो ऐसी बात सुनने में आती है और दूसरी आती है कि जब ये आ रहे थे तो बीच में डाकुओं ने इन अल्तुनिया और रजिया सुल्तान को है वो मार डाला था। तो इनके बीच में शासक बना कौन? बहराम शाह। 1240 से 1242 तक इसने शासन किया था बहराम शाह ने। इसके बाद के शासक बताता हूं मैं आपको। उसके बाद में मसूद शाह ने शासक किया 1242 से 1246 के बीच में, और उसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया 1246 से 1265 ईस्वी तक। और नासिरुद्दीन महमूद के पीछे जो हाथ था, जो ताकत थी, वो किसकी थी? वो थी बलबन की। किसकी थी? बलबन की। बलबन ने अपनी बेटी का विवाह नासिरुद्दीन महमूद से कर दिया था। तो आगे मैं आपको बलबन के बारे में बताता हूं। फिलहाल आपने अभी पढ़ा है इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इल्तुतमिश कौन था, रजिया सुल्तान कौन थी और इन्होंने किस प्रकार से है वो शासन किया था। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने इल्तुतमिश और उसके बाद में रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा। तो रजिया सुल्तान के बाद में उनके जो भाई थे, बहराम शाह थे, नासिरुद्दीन थे। अंत में जो शासक था वो था नासिरुद्दीन।
तो नासिरुद्दीन क्या था कि बलबन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन से कर दी, और इस कारण बलबन को जो राज दरबार था, उस राज्य की जो कार्य थे उनके अंदर धीरे धीरे उनकी जो किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से उन्होंने अपने जो अधिकार थे उन अधिकारों के माध्यम से धीरे धीरे जितने भी दूसरे जो सरदार थे उनको अपनी तरफ है वो मिला दिया था। जो 40 तुर्कान चहलगामी के सदस्य थे उनको भी धीरे धीरे अपनी ओर मिलाना शुरू कर दिया। उसके बाद में क्या किया बलबन ने नासिरुद्दीन को मार करके और स्वयं है वो राजा बन गया। तो देखिए बलबन का मूल नाम था गियासुद्दीन बलबन। क्या नाम था? गियासुद्दीन बलबन। ये तुर्कान चहलगामी का सदस्य था। जिस तुर्कान चहलगामी का गठन इल्तुतमिश ने किया था, जिसके अंदर 40 अमीर तुर्क सरदार थे, उसमें बलबन भी था। तो बलबन ने नासिरुद्दीन था उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि धारण की। वो जो उलूग खां उसकी उपाधि प्रदान की किसको? बलबन को। आगे मैं आपको बताता हूं कि लौह व रक्त की नीति अपनाई किसने? बलबन ने। ये ऐसा भारतीय शासक हुआ है जिसने लौह व रक्त की नीति अपनाई। इसके बाद में लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शायद औरंगजेब था, जो एक मुगल सम्राट था। तो लौह और रक्त की नीति इसने इसलिए अपनाई क्योंकि इसको पता था कि इससे पहले जितने भी शासक हुए वो एक दूसरे को मार करके शासक बने, एक दूसरे को मार करके राजा बने। तो इसको पता था कि मेरा साथ भी कहीं ऐसा न हो जाए, इसलिए इसने आसपास के और अपने खुद के राज्य में, यहाँ तक कि अपने परिवार के अंदर भी लौह और रक्त की नीति को है वो अपनाया। यानी किसी के साथ में नरमी इसने नहीं बख्शी। यदि ये किसी के साथ में युद्ध करता था तो उसमें पुरुष होते थे, उनको क्या करते थे? पुरुषों को मार दिया जाता था। और जो स्त्रियां और जो बच्चे थे, उन स्त्रियां और बच्चों को क्या किया जाता था? उन बच्चों को बंदी बना करके दास बना दिया जाता था। ठीक है, उनको बंदी बना करके उनको दास बना दिया जाता था, और जो पुरुष थे उनको क्या किया जाता था? मार दिया जाता था। तो इस कारण बलबन ने लौह व रक्त की नीति अपनाई। आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि लौह व रक्त की नीति किस शासक ने अपनाई थी? बलबन ने। आगे मैं आपको बताता हूं कि बलबन ने क्या किया, एक सैन्य विभाग का गठन किया। एक सैन्य विभाग का गठन किया जिसका नाम रखा दीवाने आरिज। क्या नाम रखा? दीवाने आरिज। यानी सैन्य विभाग का नाम दीवाने आरिज रखा, और इसी सैन्य विभाग की मदद से इसने तुर्कान चहलगामी था उसको समाप्त कर दिया। और समाप्त करके जितने भी उस तुर्कान चहलगामी के अंदर जो 40 सदस्य थे, जिसमें एक तो ये खुद था, तो बाकी वालों को इसने मरवा दिया। और इसने अपने पूरे राज्य के अंदर किस प्रकार से जो प्रशासनिक ढांचा था उनको है वो मजबूत बना लिया इस दीवाने आरिज के माध्यम से। आगे क्या किया बलबन ने? क्या किया कि बलबन कहता था कि मैं एक उच्च कुलीन वर्ग का मुस्लिम हूं। कैसा? उच्च कुलीन वर्ग का मुस्लिम हूं, इसलिए आप है वो मेरे से निम्न वर्ग के, और मैं ऊंचा हूं, ऊपर की जाति का हूं, इसलिए आप मुझे एक ऐसा सम्मान देंगे कि मैं वास्तव में लगे कि हाँ मैं उच्च जाति का हूं, मैं उच्च कुलीन वर्ग का हूं। और इसके लिए उसने क्या किया? इसके लिए उसने एक सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू की। सिजदा का मतलब होता है सम्राट के सामने आकर के इस प्रकार से वो झुकते हैं ना, उसको बोलते हैं सिजदा। और पाबोस का मतलब होता है ऐसे लेट करके राजा के चरणों को चुंबन करना। ठीक है ना? तो ये होता था सिजदा और ये था पाबोस। ये प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की। ठीक है ना? वैसे मुस्लिम समुदाय के अंदर, मुस्लिम धर्म के अंदर क्या होता है कि अपना जो सर है वो सिर्फ अल्लाह के सामने ही झुकता है, लेकिन इसने क्या किया? इसने उन लोगों का सर अपने सामने भी झुकाया, और इसका लोग भी नाराज थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। एक डर बैठा दिया था लोगों के मन में। तो सिजदा और पाबोस की प्रथा किसने शुरू की? बलबन ने शुरू की। उसके बाद में क्या किया बलबन ने? देवत्व का सिद्धांत लागू किया। अभी देवत्व का सिद्धांत क्या है? देवत्व का सिद्धांत क्या आता है? देवत्व यानी अपने आप को भगवान मानना। यानी ये कहता था कि मुझे भगवान ने भेजा है, मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है ताकि मैं राजा बन करके तुम्हारे दुखों को हर सकूं। ठीक है ना? मैं राजा, मैं भगवान का प्रतिबिंब हूं, मैं राजा हूं, मैं भगवान का प्रतिबिंब हूं, मुझे भगवान ने भेजा है पृथ्वी पर, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं। वो ऐसा कहता था।
तो वो अपने आप को भगवान मानता था, भगवान का दूत। आगे तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर दिया। बलबन ने क्या किया, जो इल्तुतमिश ने 40 अमीर तुर्क सरदारों का गठन करके एक तुर्कान चहलगामी का गठन किया था, उसको इसने समाप्त कर दिया। और क्या शुरू किया, उसकी जगह एक नया सैन्य विभाग बनाया जिसका नाम था दीवाने आरिच। आगे फारसी त्योहार शुरू किया इसने नए वर्ष की, जिसका नाम था नौरोज। एक इसने नया फारसी त्योहार शुरू किया जिसका नाम रखा नौरोज। आगे इसने मंगोलों से देश की सुरक्षा के इसने भी, उसके बाद में अमीर खुसरो और अमीर हसन, ये महान विद्वान इसके दरबारी कवि थे। किसके, बलबन के। कौन थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन। और बलबन की मृत्यु 1286 के अंदर हुई थी। 1286 में इसकी मृत्यु हुई। 1286 मृत्यु होने के बाद में अगला जो शासक बना वो था कैकुबाद। कौन था, कैकुबाद। और कैकुबाद के बाद में जो शासक बना वो था क्यूमर्स। तो क्यूमर्स के 1290 के अंदर खिलजी ने, ठीक है ना, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने इस क्यूमर्स को हत्या करके खुद है वो राजा बन गया। और इस प्रकार बलबन की हत्या, अंतिम जो दिल्ली सल्तनत कालीन गुलाम वंश का जो शासक था वो बलबन था। बलबन के बाद में अंत में जो था वो था क्यूमर्स। क्यूमर्स को हरा करके, क्यूमर्स को वध करके, उसको मार करके अगला जो शासक बना था वो था जलालुद्दीन खिलजी। और इसी के साथ में, इसी क्यूमर्स के साथ में गुलाम वंश है वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और आगे से एक नए वंश का उदय होता है और वो होता है खिलजी वंश। कौन सा, खिलजी वंश। तो आज आपके लिए इतना काफी है। हमने संघर्षकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश के बारे में पढ़ा और गुलाम वंश के कौन कौन से शासक हुए, उनके क्या क्या उपलब्धियां रही, उनके बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम कल पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो आपको इसमें समझना है, ये जो पॉइंट वाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने जो समझाया है यदि आप एक बार समझ ले तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे।